गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए क्लास 8 के बच्चों का 13 दिसंबर को NMMSS की परीक्षा होगी। ठीक हो गया। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, NTSE NMMS के एग्जाम होने किसकी? क्लास 8 के स्टूडेंट्स की। क्लास 8 के स्टूडेंट की 13 दिसंबर को ब्लॉक मुख्यालय में एग्जाम होना है। देवप्रयाग ब्लॉक का मुख्यालय हिंडोला खाल। जैसे हिसरा खाल के बच्चे हिंडोला खाल एग्जाम देने जाएंगे कितने तारीख को? 13 दिसंबर को सुबह। ठीक है। और कीर्तनगर ब्लॉक के जो बच्चे हैं, जैसे देवीधार के बच्चे हैं, देवीधार के स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने कीर्तनगर आना है, कीर्तनगर इंटर कॉलेज में परीक्षा देने आना है। कितने तारीख को? 13 दिसंबर को। उस दिन संडे है, सुबह। टाइमिंग भी आपको बता देंगे। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ क्लास NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के स्टूडेंट, क्लास 10th के स्टूडेंट भी, क्लास 10th के स्टूडेंट भी 13 दिसंबर को ब्लॉक मुख्यालय हिंडोला खाल में एग्जाम देने जाएंगे। जो कक्षा 10 में है हिसरा खाल के, उनका एग्जाम उसी डेट पे होना है। ये आप पहले से जानते हैं कि मैथ और साइड 2 पेपर होने हैं। ठीक हो गया। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि उस परीक्षा में जाने के लिए आपको व्यवस्था अपने आप करनी है। हिसरा काल में 10 बच्चों ने NMMS के फॉर्म भरे हैं और 5 बच्चों ने NTSE 10th के बच्चों ने NTSE का फॉर्म भरा। 15 बच्चे। आप अपनी व्यवस्था कर लें किस ढंग से आपने संडे को वहां जाना है। आपने खुद जाना है अपने गार्जियन को लेकर के। ठीक है। ठीक है। आप गाड़ी भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी व्यवस्था होनी है। ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि प्रवेश पत्र जहां तक अभी तक के पीछे जो भी एग्जाम हुए हैं, प्रवेश पत्र वही मिले हैं केंद्र पर फिर भी मैं पता करके आपको बता दूंगा कि पहले हम तक आते हैं तो आपको प्रवेश पत्र भी दे दिए जाएंगे। पर इन जनरल होता ऐसा है कि केंद्र पर ही उसी दिन सुबह प्रवेश पत्र मिलते हैं और उसके बाद परीक्षा होती है। ठीक हो गया। तो बच्चे तैयारी करें, 8th के बच्चे भी, 10th के बच्चे भी, और एग्जाम आप अवश्य दें। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, देखिए वहां मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्न को हल आप वहां कैसे करेंगे। जैसे अभी तक जो परीक्षाएं आप देते हैं, आपको पेपर मिलता है, कॉपी मिलती है, आप प्रश्न के उत्तर लिखते हैं। वहां ऐसा नहीं है। वहां आपको मिलेगा एक प्रश्न पुस्तिका, क्वेश्चन बुकलेट। वो एक प्रश्नों की किताब जैसे होगी जिसमें 24, 30, 25 पेज कुछ भी हो सकते हैं। उससे प्रश्न लिखे होंगे। प्रश्न और उनके संभावित विकल्प 4-4। जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा, पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई की दिखाई देती है, उसका क्या कारण है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण। इस टाइप से प्रश्न बना रहेगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर इन 4 विकल्पों में एक सही है। ठीक है। तो ये प्रश्न पुस्तिका है, प्रश्न यहां है, उत्तर भरना है वो MR शीट पर। यहां आप उत्तर भरेंगे। ठीक हो गया। वो MR शीट पर आंसर भर रहे हैं। अब कैसे आंसर भरोगे वो बताता हूं। पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई की दिखाई देती है। आपने देखा होगा, चाहे आप पानी का बंटा लेकर आते हैं भर करके, और जब उसको ऊपर से देखते तो ऐसा लगता है उसकी पेदी ऊपर आई हुई है। ठीक है। या आपके गांव में हौज होगा, ठीक है, और उसमें कोई पत्थर पड़ा हुआ है, ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि काफी ऊपर है। समझ में आ गया? ठीक है ना। या पानी की टंकी में जिसके आप ऊपर से देख सकें, हौज में या बंठे में या किसी टब में पानी भरा हुआ है, वहां एक सिक्का आप डाल दीजिए तो उस सिक्का ऐसा लगता है थोड़ा ऊपर आ रखा है, उसकी पेदी ऐसा लगता है जैसे ऊपर आ रखा है। या कोई लकड़ी आप पानी से भरे टब में कोई लकड़ी डाल देंगे तो लकड़ी आपको ऐसा लगता है कि मुड़ी हुई है, जैसे ऐसा लगता है
टूटी हुई सी लगती है, इस टाइप से लगती है, हल्का सा ऐसी लगती है, ऐसा लगता है कि टेढ़ी सी हो रखी है। ये सारे कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। प्रकाश में अपवर्तन, एक होता है अपवर्तन और एक होता है परावर्तन। अपवर्तन में प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका पथ चेंज हो जाता है, सीधी नहीं जाती। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका रास्ता परिवर्तित होता है। ठीक है, यदि ये सघन है, ये विरल है, ये सघन है। विरल सघन आप जानते हैं, जैसे हवा और पानी, हवा से पानी में प्रकाश जा रहा है तो यहां यदि मैं अविलंब डाल दूं, यहां पर लंब डाल दूं तो ये किरण सीधी न जाकर के अविलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, और यदि ये सघन है, ये विरल है, सघन माध्यम से विरल में आ रही है तो ये दूर हटेगी। ठीक है, तो प्रकाश किरण सीधी न जाकर के थोड़ा टेढ़ी होकर गई दूसरे माध्यम में, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। और जैसे शीशा है, शीशे में आपने प्रकाश डाला तो दूसरी तरफ चला जाता है, उसे बोलते हैं परावर्तन। पर यहां पर ये घटना जो है, जो हौज है या पानी की टंकी है या पानी का बर्तन है, बंठा है या टब है, उसमें आपने पानी भर दिया, उसमें तेजी ऊपर उठाई हुई दिखाई देती है। जब कोई सिक्का डाल दिया तो ऊपर उठा हुआ दिखता है, या आपने कोई लकड़ी का डंडा उसमें डाल दिया तो टेढ़ा दिखता है, ऐसा लगता है टूट सा गया है। तो वो सारी घटना क्या है? अपवर्तन। ये अपवर्तन की घटना है। ये घटना और तारों का टिमटिमाना आसमान में, आप देखते होंगे आजकल सर्दियां हैं, आप रात को अपने घर से बाहर आएंगे तो दूर गांव में कोई बल्ब आपको टिमटिमाता हुआ नजर आता है, या आकाश में तारे आपको टिमटिमाते नजर आते हैं। वो सारे किसके कारण है? ये सब जो जितने मैं घटनाएं बता रहा हूं, अपवर्तन। तो इसका मतलब ए वाला सही है, वन का ए विकल्प सही है, तो आपने ए वाले को ऐसा कर देना है। इसको आप जब गोला करेंगे तो गोला आप इस ढंग से करेंगे कि वो स्याही आपकी गोले से बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट गोला होना चाहिए। आपके पास नीला पेन आप लेके जाएंगे। कैसा पेन? डॉट पेन लेके जाएंगे वहां एग्जाम में, 2-3 नीले पेन रखना। तो वहां नीले पेन से ही अनुक्रमांक में लिखना है, और प्रश्न पुस्तिका में OMR सीट में गोलों को भरना भी है। या तो काला पेन ले जाएंगे या नीला, तो नीला रखना। ठीक है, नीले पेन से, क्योंकि आपके पास नीला पेन है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नीला पेन आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो 2-3 पेन साथ रखना अपने डब्बे में। ठीक है बच्चों, तो ऐसा पहले का उत्तर ए सही था, ये हो गया। प्रश्न नंबर 2 में यहीं से पढ़ता हूं, प्रश्न नंबर 2 में यहीं से पढ़ रहा हूं, क्योंकि प्रश्न लिखूंगा ज्यादा तो समय ज्यादा लगेगा। आप प्रश्न मेरे से सुन करके आप इसको कॉपी में नोट करना। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2 क्या है? एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? कई बार आप देखो, पानी की कहीं ऐसे बूंद डालो, हाथ में डालो तो गोल हो जाती है। किसी पत्ते के ऊपर पानी की बूंद आती है तो आपने देखा होगा गोल होती है, ऐसी चपटी नहीं होती, गोल होती है पानी की बूंद। उसका कारण क्या है? तो मैं माना कहता हूं, प्रश्न क्या है? प्रश्न लिख दीजिए आप। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? ठीक, अब उत्तर दिए रहेंगे। ए, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। ठीक है, बी है पृष्ठ तनाव, सी है घर्षण बल, और डी है गुरुत्व बल। ये 4 ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 2 के 4 विकल्प हो गए। प्रश्न पुस्तक में दूसरा प्रश्न मैंने पढ़ के सुना दिया।
एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? पानी की बूंद गोल आकार की क्यों होती है, क्या कारण है? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल क्या होता है? किसी वस्तु पर जब वो जल में डुबाई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर जो बल लगता है उत्प्लावन बल है। ठीक है, उत्प्लावन बल भी नहीं है, घर्षण बल तो है। जब हम चलते हैं तो या किसी चीज को खींचते हैं जमीन में तो हमको ताकत लगानी पड़ती है, तो घर्षण बल काम करता है। गुरुत्व बल क्या हुआ? पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जो खींचती है वो गुरुत्व बल है। तो बूंद का गोल आकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, तो इसका मतलब बी वाला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2 का बी वाला विकल्प सही है। आप पहले किनारे किनारे पे गोलों को करेंगे, स्याही बाहर नहीं आनी चाहिए, और उसके बाद इसको ठीक से ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न का विकल्प हो गया। ठीक है, ये इस ढंग से ओएमआर शीट, ये आंसर शीट है, ये बाद में कंप्यूटर के अंदर जाती है, कंप्यूटर मशीन के अंदर जाएगी और खट से आंसर का पता चल जाती है कितने सही है। ये आपको बड़े ध्यान से बांधनी है। ठीक हो गया बच्चों? अब मैं एक प्रश्न और लेता हूं, प्रश्न नंबर 3। आप प्रश्न को नोट करेंगे और यहां आंसर मिल रहे हैं आपको। प्रश्न नंबर 3 लिखिए, एक मकान की छत से भूमि की ओर, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। ऊपर से एक पत्थर गिरा रहे हैं, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? अब ए है, बी है, सी और डी, ये 4 विकल्प हैं प्रश्न के। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ठीक है, जब वह हाथ से छूता है, जब वह मकान की छत से, ठीक है, जब वह मकान की छत से छोड़ा जाता है, पहला विकल्प। जब वह मध्य में होता है, जब वह भूमि पर, जब वह भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, और चौथा डी वाला है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न सुन लिया आपने। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? अब गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को देते हैं U = mgh। गतिज ऊर्जा को किससे देते हैं? K = 1/2 mv²। तो ऊपर से जब पत्थर गिराया जाता है, तो जब यहां से गिरता तो उसका वेग यहां पर 0 होता है, तो यहां पर गतिज ऊर्जा 0 होती है, परंतु यहां पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जैसे मैं यहां से कोई चीज गिराऊंगा तो यहां पर गतिज ऊर्जा 0 है और स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो जब वो नीचे आएगी तो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। ठीक है, और जैसे वो भूमि के बिल्कुल नजदीक, जहां पर टकराने से जरा पहले, अधिकतम गतिज ऊर्जा वहां पर होगी। समझ आए? मध्य में भी नहीं होगी, मध्य में भी गतिज ऊर्जा थोड़ा बड़ी होगी स्थितिज ऊर्जा से,
पर अधिकतम कहाँ होगी, जैसे वो भूमि पर टकराने वाले हो। तो कौन सा उत्तर सही है आपका, वो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले पत्थर की गतिज ऊर्जा सर्वोत्तम होगी। तो सी वाला उत्तर सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ना तो ए सही है, ना बी सही, ना सी सही है। तो हमारा सी उत्तर सही है। तो ये मैंने कर दिया, ये सी है ना। देखो बी के नीचे बी था, ए के नीचे, और सी वाला हो गया। देखो ऐसे। अब ठीक है, ऐसे आप आंसर शीट, OMR आंसर शीट ऐसे भरोगे। ठीक है, गोल आपका कंप्लीट होना चाहिए, कुछ बीच में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मशीन पड़ेगी। मशीन तभी पढ़ पाएगी जब आप ठीक से गोलों को घेर देंगे। ठीक है, अंदर पूरा भरा होना चाहिए और स्याही बाहर भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 4, प्रश्न आप नोट करें, मैं आपको बता रहा हूं। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है। यह सही बात है। जब घरों में मट्ठा बनाते हैं, ठीक है, मक्खन निकालते हैं ना, किससे, दही से। दही से जब मक्खन निकाला जाता है, ठीक है, तो रई ऐसे घुमाई जाती है और आप देखते होंगे उसके चारों ओर, रई के चारों ओर मक्खन लग जाता है। ठीक है, दूध में से मक्खन अलग हो जाता है। उसी को ही बोल रहा है कि क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण अलग, वसा मतलब मक्खन, कैसे अलग किया जाता है, किस कारण से अलग किया जाता है, क्या कारण है वो। ठीक है, किस कारण से वो अलग हो जाता है। तो प्रश्न आप लिखिए, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है। नंबर 1, अभिकेंद्र बल। बी हो गया आपका घर्षण बल। सी हो गया आपका अपकेंद्र बल, अपकेंद्री बल। और डी हो गया आपका गुरुत्व बल। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, दूध में से मक्खन निकालना या दही में से मक्खन निकालना, कौन सा बल काम करता है कि उसने वो जो दूध में या दही में जो वसा थी, जो मक्खन था, या आप घी भी कह सकते हैं, ठीक है, उससे शुद्ध घी बनता है, उसको कैसे अलग किया जाता है, कौन सा बल है वो, अभिकेंद्र बल नहीं हो। अभिकेंद्र बल कब होता है, अभिकेंद्र बल जब वृत्त में गति होती है, आपने डोरी से एक पत्थर को बांधा, घुमा रहे हैं, पत्थर घूम रहा है, तो उसको अंदर केंद्र की ओर कौन ला रहा है, उस बल को बोलते हैं अभिकेंद्र बल। घर्षण बल क्या हुआ, जब आप किसी चीज को खींच रहे हैं जमीन में, या हम चल रहे हैं, तो यदि घर्षण बल नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, वो घर्षण बल है। अपकेंद्री बल, अभिकेंद्र बल लगता है केंद्र की ओर और अपकेंद्री बल लगता है बाहर की ओर। उदाहरण के लिए यदि आप झूला झूल रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप झूले के रस्से को छोड़ते हैं, आप पीछे की ओर गिरते हैं, ऐसा लगता है कि हम पर धक्का लग गया। वो किस बल के कारण है, अपकेंद्री बल। तो दूध में से वसा अलग करना, दूध में से क्रीम अलग करना, दूध में से घी अलग करना एक ही बात है। या दही में से मक्खन अलग करना, दही में से घी अलग करना, दही में से वसा अलग करना, वो क्या है, अपकेंद्री बल। ठीक है, अपकेंद्री बल, इसके कारण। तो सी वाला आंसर आपका, चौथे वाले का सी वाला उत्तर सही है। ये देखो, ए है, बी है और सी है, इस सी की सीट में। तो ऐसे आपको ये देखना है, इस टाइप से देखना है। ठीक है बच्चों, ऐसे करो। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखो, पांचवा प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर 5 है, आवर्तक लेंस वास्तव में क्या होता है। प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न 5, क्वेश्चन नंबर 5, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। प्रश्न लिखिए, आवर्धक लेंस इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस का मतलब बड़ा दिखना। जब जो है
आपको कुछ छोटी छोटी लिखी हुई है और आप देखना चाहते हैं कि थोड़ा बड़ी होकर के साफ से दिख जाए, तो आप कौन सा लेंस लगाते हैं? हैंड लेंस लगाते हैं आप, उसको बोलते हैं आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, यह है प्रश्न। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? नंबर 1 अवतल लेंस, ए। बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। ये प्रश्न देखो, ठीक है। मतलब आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस मतलब बहुत बारी बारी अक्षर आप चाहते हैं मोटा मोटा देखना, तो ऐसा लेंस लगाते हैं आप, हैंड लेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसमें बड़ा बड़ा दिखने लगता है, जो ऊपर से दिखते हैं। कुछ लोगों के चश्मे भी होते हैं इसके बने हुए। वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस? नहीं। लेंस और दर्पण में क्या अंतर है? दर्पण के एक तरफ पेंट होता है लाल रंग का, एक तरफ पेंट होता है। लेंस में पेंट नहीं होता, लेंस आर पार, कांच आर पार दिख रहा है, वो लेंस है। तो अवतल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस कौन होता है? आवर्धक लेंस कौन होता है बच्चों? आवर्धक लेंस होता है उत्तल लेंस। तो पांचवें का उत्तर आपका डी हो गया। ये वाला सही है, ये वाला विकल्प उत्तल लेंस। तो यहां भर देना आपने, यहां ऐसे उत्तर भरा जाएगा। ठीक हो गया। ये इस टाइप से ऐसी ओएमआर शीट भरी जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपके पास, फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर काम करता है? फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रश्न नंबर 6 लिखो। प्रश्न 6 बड़ा अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पे काम करता है? लिखिए, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करता है? ए अपवर्तन, बी ध्रुवण, सी विवर्तन, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो, आपने देखा होगा सड़क किनारे पे कई बार आपने मजदूरों को खोदते हुए देखा होगा, और उसमें वो एक पाइप डालते हैं और उसमें तार डाले जाते हैं अंदर। आजकल नेशनल हाईवे पे देख रहे होंगे आप, बड़े बड़े मोटे मोटे जो है पाइप है, तो उसके अंदर बेटे तार जाएंगे, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल जाएगी। वो एक प्रकार की टेलीफोन केबल है, ठीक है। तो सिग्नल जब एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, तो फाइबर ऑप्टिकल्स का जो सिद्धांत है, उसके माध्यम से जब जाती हैं तो उनकी स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ कम नहीं होती। 100 किलोमीटर तक, अब जैसे यहां से ऋषिकेश 100 किलोमीटर है, तो यहां से जो सिग्नल भेजा जाएगा ऋषिकेश तक ठीक क्वालिटी में पहुंचेगा। नहीं तो क्या होता था, पहले भी तार के माध्यम से जाता था, पर धीरे धीरे क्वालिटी उसकी कम होती थी, तो आगे जाकर के वीक सिग्नल आते थे। तो सिग्नल आपको ठीक ठाक मिले, उसके लिए केबल बिछाई जाती हैं, और जो केबल है उसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल्स। फाइबर तो आप जानते हैं महीन तंतु, ऑप्टिकल मतलब वो प्रकाश के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, समझे। फाइबर ऑप्टिकल, उसको ऑप्टिकल वे में ही बदला जाता है, ऑप्टिकल रे में ही बदला जाता है, एक प्रकार से प्रकाश में बदला जाता है उसको, प्रकाश फॉर्म में, लाइट फॉर्म में। ठीक हो गया। तो वो किस सिद्धांत पे काम करता है, समझ में आ गया। फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पे काम करती है? अपवर्तन नहीं, ध्रुवण नहीं, विवर्तन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यस, इस सिद्धांत पे काम करती है। तो उत्तर कौन सा हो गया? डी। ठीक है। हीरा का चमकना, हीरा का चमकना, हीरा जो होता है
उसमें चमक बहुत होती है, लस्टर। किस कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक क्वेश्चन आपका और तैयार हुआ है। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा डी। 6 का भी डी उत्तर सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये प्रश्न आप तैयार कर लेना, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं आप कॉपी में लिखना है इसको। ये ठीक हो गया बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। देखिए मैंने OMR शीट आपके लिए 10 क्वेश्चन की बनाई है। अच्छा, प्रश्न नंबर 7 है, डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? किसको मापता है डेसिबल? ए, ध्वनि के ध्वनि स्तर की एक माप। ध्वनि स्तर की एक माप। द्रव्यमान सी, घनत्व डी, आयतन। अब आप देखो ये 4 विकल्प हैं। ध्वनि आपने देखा होगा, यदि डीजे बज रहा है तो ध्वनि की मतलब साउंड कितनी तेज आती है, जिसका मतलब उसका डेसिबल ज्यादा है। ज्यादा तेज ध्वनि आपको सुनाई दे रही तो डेसिबल ज्यादा है, कम ध्वनि सुनाई दे रही तो डेसिबल कम है। कभी कुछ लोग मुंह में बहुत बहुत हल्की हल्की बात करते हैं, आप सुनना चाहते क्या है, पर आपको आवाज साफ नहीं आ रही है, बहुत कम है, ठीक है, तो डेसिबल कम है। तो शोर का भी एक स्तर है, आवाज का भी एक स्तर है। तो डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप। यस, द्रव्यमान नहीं है, घनत्व नहीं, आयतन कुछ नहीं। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है। तो 7वां का प्रश्न ए वाला सही। ठीक हो गया। ऐसे ऐसे करोगे बच्चों प्रश्न को, ये ठीक है। अब मैं एक प्रश्न आपको और देता हूं, एक कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, एक जीबी में एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? एक जीबी में, प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? ए, बी, सी, डी। 1000, 2000, 1024, 2024। एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? आप जानते हैं जीबी से बड़ा आपका एमबी, एमबी से बड़ा आपका जीबी। पिक्चर जो आती हैं अब वो जीबी में आती हैं, ठीक है, डिस्क होती है ना, कितने तो 2 और 3 जीबी की डिस्क के अंदर एक पूरी पिक्चर आ जाती है, तो कई पिक्चरें आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? लगभग जो है आपके पास जो सीडी बोलते हैं ना, एक होता है सीडी, एक होता है डीवीडी। तो सीडी जो है लगभग 700 एमबी की होती है, 700 एमबी की, पर जो डीवीडी होती है उसकी एमबी बड़ी होती है, वो जीबी में आती है। तो एक एक डीवीडी के अंदर आपकी कई पिक्चर आ जाती हैं, पर यदि आपके पास सीडी हैं तो एक पिक्चर में कम से कम 2 सीडी 3 सीडी भी हो सकती है, ठीक है। तो जीबी और एमबी, एक जीबी में कितना एमबी? 1000 नहीं, 2000 नहीं, 1024। एक जीबी में 1024 एमबी होते हैं, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है? सी वाला। प्रश्न नंबर 8 का सी वाला विकल्प देखो, ये सी चल रहा है, ये ऐसे, ठीक है, ठीक है ना। इस ढंग से प्रश्न नंबर 8 का सी, एक जीबी बराबर 1024 एमबी। तो इस ढंग से OMR शीट को भरा जाएगा। अब अगला प्रश्न है, एक प्रश्न और देता हूं, प्रश्न नंबर 9।
लिखिए प्रश्न नंबर 9, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? प्रश्न संख्या 9, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? लिखो, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? ए ऑप्शन, अब मैं ऑप्शन देता हूं, ए, बी, सी, डी। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका मैं देता हूं। प्रश्न आपका क्या है? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस। ये 4 वैज्ञानिकों के नाम हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण मतलब देखो, मैं चौक फेंक रहा हूं हाथ से, तो देखो नीचे गिर रही ना, जबकि मैंने इसको क्यों छोड़ा था, धक्का नहीं मारा। तो ये जो बल है इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की? आर्किमिडीज ने? नहीं, आर्किमिडीज ने तो उत्प्लावन बल की खोज की, कि जब किसी द्रव में कोई वस्तु डुबोई जाती है तो ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। उसे खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। ठीक है, गैलीलियो नहीं, कोपरनिकस नहीं, किसने की? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में दुनिया को सबसे पहले बताया। ठीक है, तो न्यूटन है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर क्या है? न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? आपने लिखी न्यूटन। तो प्रश्न नंबर 9 का बी, 9 का बी वाला सही हो जाएगा। ये इसको आप ऐसे भर दीजिए, ऐसे। और एक प्रश्न और लेते हैं, क्योंकि हमने जो है हमारी सीट बनाई है, आज के बाद तो 100 क्वेश्चन की आएगी वो हमारी सीट, मैंने तो 10 की बनाई है। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रश्न जो है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको सुनिए आप, लिखिए, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है। मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है। वैसे वोट, मतदाता मतलब जो वोट देते हैं, अभी आप छोटे बच्चे हैं तो अभी आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। जब आप 18 साल के पूरे हो जाएंगे तो आप वोट दे सकते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है कि मतदाता की न्यूनतम उम्र कितनी है, कम से कम कितनी उम्र का आदमी वोट दे सकता है? 18 साल। जब आप 18 साल के हो जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, जो स्कूल की उम्र होती है ना, घर की नहीं, जो आपके सर्टिफिकेट में रहती है, डेट ऑफ बर्थ, जब आप 18 साल के पूरे हो जाते हैं तब आपको वोट देने का अधिकार हो जाता है, तब आप मतदाता होते हैं। तब आप अपने एमएलए, एमपी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत चुन सकते हैं जब वोटिंग होती है। ठीक है, तो मतदाताओं के हाथ में आपने देखा होगा स्याही लगाई जाती है, नहीं है? बायां हाथ की ये तर्जनी उंगली बोलते हैं इसको, तर्जनी, इसमें लगाते हैं स्याही। बायां हाथ की इस उंगली में तर्जनी बोलते हैं इसको, यहां पर ऐसे लगाई जाती है नीचे की ओर। तो स्याही कौन सा केमिकल है वो जो स्याही लगाई जाती है? वो जब स्याही लगती है, क्यों लगाते हैं स्याही? कि आदमी कई कई जगह वोट देना न जाए। एक बार जब इस उंगली पर स्याही लग गई, अब वो ऐसी स्याही होती है वो कई दिन तक मिटती नहीं, वो 15-20 दिन तक हाथ में रहती है। तो आपने एक जगह जब वोट दे दिया तो वो स्याही जैसी हाथ में लगती मिटती नहीं है। ठीक है, 15-20 दिन तो वैसे रहता है। तो एक जगह वोट दे दिया तो दूसरी जगह नहीं दे सकता। तो होता कौन सा केमिकल है? कौन सा केमिकल है? कौन सा रसायन है? कौन सी स्याही है? उस स्याही का नाम क्या है? अब मैं लिखता हूं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अम्ल, पोटेशियम क्लोराइड। तीसरा लिखता हूं मैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और मैं लिखता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों,
तो प्रश्न क्या था, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है सोडियम क्लोराइड, नो, ये तो नमक है। तो सफेद नमक जो खाने में रोज खाते हैं आप, वो सोडियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड, नो। मैग्नीशियम क्लोराइड, नो। सिल्वर नाइट्रेट, यस। तो याद रखना, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही का नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, AgNO3, AgNO3, Ag मतलब सिल्वर, चांदी, ए नाइट्रेट है, AgNO3। तो सी वाला विकल्प सही है, तो 10वें का सी वाला विकल्प सही। देखो, इस ढंग से बच्चों आप OMR शीट को भरेंगे। समझ में आ गया, इस ढंग से भरेंगे। तो क्लास 10 के बच्चों को भी बोल रहा हूं, क्लास 8 के बच्चों को भी बोल रहा हूं, ठीक है। एक दिन, इस जो हफ्ता आ रहा है, मैं एक दिन आपको विद्यालय बुलाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बुकलेट ले आएंगे बना के छोटी सी, और एक OMR शीट ले आऊंगा, वहीं पर आपको भरना भी समझाऊंगा। तो फिलहाल आपने आंसर शीट ऐसे भरनी है, OMR शीट ऐसे भरनी है, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ गए आप। तो ये प्रश्न भी आप लिखें, कॉपी में लिखें, और उसके हिसाब से इनको तैयार करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाय बाय।